Okay, dear students, especially those students who are going to appear in prelims examination 2026, मैं विशेषकर 2026 वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर कुछ सजेशन देना चाहूँगा। लेकिन यह सजेशन उन स्टूडेंट्स को भी काम आएगा जो भविष्य में तैयारी करने वाले हैं। Now students, अब now the time has receded. Time has already been exhausted. You are just worked within the limit of 28 days, 27 days and you have to make the total revision. आपके पास 27-28 दिन बचे हैं, बहुत हैं। पहली बात तो है पॉजिटिव रहिए, बहुत है 27-28 डेज। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने फाइनल रिजल्ट का जो स्टूडेंट्स प्रतीक्षा करते रहे थे, अब तो बड़ा ही फॉर्चुनेट कंडीशन है कि उनको टाइम स्पेस मिल जाता है। लेकिन मुझे याद है कि कुछ दिन पहले तक प्रीलिम से पहले उन्हें मुश्किल से 10 to 15 डेज और कई बार तो 7 to 8 डेज मिल पाता, और वैसे भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में अपियर होकर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप डेज को प्रेशर में मत लीजिए, लेकिन हाँ, देयर इज द वन ट्रुथ कि सो फार एज इट वाज द टेस्ट ऑफ योर मेंटल एजिलिटी एज वेल एज यू कैन से द मेथड ऑफ वर्किंग, कि आप कैसे वर्क करते हो, आप कैसे चीज़ों को कलेक्ट करते हो, आप कैसे रीडिंग करते हो, कैसे आप माइंड का यूज़ करते हो। इन सभी चीज़ों का एक एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, क्योंकि आपने इस पर 5 to 6 months बिता दिए। अब नाउ दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, परसिवरेंस एंड अ सेंस ऑफ परसिस्टेंस। अब आपकी परीक्षा आपके नॉलेज की केवल नहीं है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की है, आपके धैर्य की है, आपके सेंस ऑफ परसिस्टेंस मतलब एक फाइटिंग कैपेबिलिटी की है कि आप में फाइटिंग कैपेबिलिटी कितनी है। यूपीएससी अपने 3 एग्जाम में हर कुछ का टेस्ट ले लेता है। बच्चों के लीडरशिप की क्वालिटी का टेस्ट लेता है, बच्चों के नॉलेज का टेस्ट लेता है, बच्चों की मेहनत का टेस्ट लेता है, और इतना तक कि बच्चों की जो इनर स्ट्रेंथ है, जो पेशेंस है, जिसको आप कह सकते हैं बेसिक ह्यूमन क्वालिटी, उसकी भी जांच कर लेता है। 4 to 5 months या 6 months आपने प्रिपरेशन किया। हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि मैं तो मानकर चलता हूं और आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा कि मेंस और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट कर नहीं रख सकते। तो जब आपने मेंस का प्रिपरेशन किया होगा तो साथ में आपका प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होगा, और मेनली क्वेश्चन उसी से सॉल्व होना है। अब 5 to 6 months में आपने उस स्ट्रक्चर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन भरा है। अब होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं या अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बताता हूं। जिस समय हम जनवरी फरवरी मंथ में होते हैं, उस समय हम उन इंफॉर्मेशंस को भरने में काफ़ी लिबरल होते हैं, काफ़ी उदार होते हैं। लगता है स्काई इज द लिमिट, अरे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, वो बुक भी पढ़ लूँ, है क्या प्रॉब्लम, इसको भी। और कुछ टारगेट में कुछ बुक्स रख देते हैं कि हम मार्च अप्रैल तक पढ़ेंगे। अब इस बीच ठीक है, आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, और बहुत कुछ आपने जो बुक्स रखा हुआ है मार्च अप्रैल में पढ़ने के लिए, वहां तक जाकर आपका पेशेंस जवाब दे जाता है कि नहीं, अब इट इज़ टू मच, अब हमें वो नहीं लेना है। तो खैर चलिए, पहला स्टेज आता है कि आप कुछ वैसे टारगेट को छोड़ देते हो जो कुछ सीनियर्स आपके बता देते हैं, या कुछ इस तरह से आपको किसी और सोर्स से सूचना मिल जाती है, तो आप उसको छोड़ देते हो। लेकिन जब आप अब इस 1 month के विदिन आए, तो अब तक तो आप कुतरते गए, चबाया भी आपने, अब समय आ गया है उनको रिकॉल करने की। तो खासकर वो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम,
उनका बड़ा पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इससे पहले आपने जहाँ भी प्रिपरेशन, मतलब आप जिस स्टेज में भी ग्रेजुएशन में किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होगा, तो आपने जिस स्टेज में भी प्रिपरेशन किया होगा, तो उसमें चूंकि लिमिटेड सिलेबस होता है, तो प्रिपरेशन करने का मतलब होता है सब कुछ रिकॉल कर लेना, या हर कुछ लगे ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे इस पेरिफेरी में, हमारी परिधि में है। लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट होता है, और खास के मेंस का तो चलिए एक दायरा भी होता है, प्रीलिम्स का कोई दायरा नहीं होता है। प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ी पेरिफेरी होती है। तो उस समय जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को आप गैदर कर चुके होते हैं, और जब 1 मंथ में आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेशेंस जवाब दे जाता है कि नो नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, हमसे नहीं होगा। तो एग्जाम से 10 to 15 डेज पहले, कई बार 1 वीक पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं इस पेपर में अपियर नहीं होने जा रहा हूं। तो मैं आपको यहां पर आपको एक चीज बताऊं कि आपको वहां पर पेशेंस खोने की जरूरत नहीं। कभी भी इंफॉर्मेशंस मेमोराइज नहीं होता है। आप चाहे उसके लिए 10 ईयर्स भी प्रिपरेशन करें, अंत के 1 मंथ इतने ही कष्टकर बीतेंगे जैसा अभी आपको महसूस हो रहा है। ये कुदरती है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, नो वन कैन डिनाई। क्योंकि आप अगर पिछले कुछ वर्षों से भी पढ़ते आ रहे हैं तो लास्ट के 1 मंथ में वो सभी आके क्रिस्टलाइज हो जाएगा एकदम। उसका जीरोइंग इन जब आप करने लगेंगे, जितना आप कुतर चुके होंगे उतना लास्ट में पेशेंस जवाब देता है। तो आप मान के चलिए कि यू हैव टू सिंपली मेक अ सीरियस रिवीजन, एंड दैट इज अ रूटीन वर्क। यहां पर थोड़ी सी भागवत गीता की एक कहावत, भागवत गीता का ये फेमस स्टेटमेंट, नॉट कहावत, और सजेशन आपको काम दे जाएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस स्टेज पर आकर ऐसा हमें करना ही पड़ेगा कि हम इस डोर को ना छोड़े, हम रिवीजन को जारी रखें, और मानकर चले कि वो हमें दिमाग में स्मरण नहीं होगा, लेकिन वो सबकॉन्शियस स्टेज में है। क्योंकि हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, हमारे सामने 4 चॉइसेस होंगे, उसमें करेक्ट चॉइस चुनना होगा। तो इसलिए कभी भी आप ध्यान कर लीजिए कि जो आपको मैंने मेमोराइज होना तो इम्पॉसिबल है, वो तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बेसिस पर जो सबकॉन्शियस में आपने पढ़ा हुआ है, वो सबकॉन्शियस में आपको काम दे जाएगा। आप उस बेसिस पर इंटेलेक्चुअल गेज से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो आप दिमाग से निकाल दें कि आप अगर अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष आप प्रिपरेशन करके फिर देंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही सुखद बीतेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये मंथ एक एडवर्स कंडीशन और भी फेस करना पड़ता है, और ये हर साल क्या फिनोमेना है। अभी ये फिनोमेना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, मतलब अचानक से हीटिंग होती है। तो अभी जो अचानक से जो हीट वेव चल रहा है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है फॉर्चुनेटली, कई बार मैंने 1-2 वर्ष पहले तक देखा है कि फॉर्चुनेटली प्रीलिम से कुछ दिन पहले कोई बारिश हो जाती है और क्लाइमेट थोड़ा सुधर जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप घबराए नहीं, अभी हीट बढ़ा है, 1 वीक आपको और लगेंगे, 1 वीक 10 डेज, उसके बाद आपका बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी सिचुएशन के अनुसार एडेप्ट कर लेता है। वो एडेप्ट, हाँ, 2-3 चीज़ों का पालन करना होगा। आपको हाइड्रेशन प्रॉपर जारी रखना होगा, और आपको पानी वानी ज़्यादा पीजिए, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर कोशिश करिए कि भाई जो आपका वाटर का सोर्स अच्छा हो, ताकि तबीयत सही रहे। डाइट थोड़ा कम लीजिए, लेकिन पौष्टिक आहार जरूर लीजिए, और मेरे विचार से मिनिमम 6 आवर्स जरूर सोइए, क्योंकि अगर आप नींद में कटौती करेंगे तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होने जा रहा है, फ्रेश माइंड की ज़्यादा ज़रूरत है हमें दिमाग में चीज़ों को भरना नहीं है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है।
क्योंकि अगर आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे लगेगा जैसे ब्लॉक हो गया। जब आप 4 चॉइस देखेंगे तो आंखें तो चॉइसेस देखती होती है, लेकिन दिमाग जजमेंट नहीं कर पाता है कि सी करूं या डी करूं। ये भी रूल्स ऑफ नेचर है। तो एक प्रॉपर हम रेस्ट लें, विश्राम करें। ठीक है, मेहनत तो करना है, रिवाइज करना है, आवर्स तो देने हैं, लेकिन थोड़ा डाइवर्जन दिमाग को दें। क्योंकि देखिए, दिमाग है ये मशीन नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दिमाग को थोड़ी सी रंगीनी भी चाहिए, थोड़ा रोमांटिसिज्म भी चाहिए। तो लाइए 24 आवर्स में कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर दे दीजिए, जो दिमाग आपकी हॉबीज की तरफ भी कुछ, जिससे आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है। जैसे आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो आप हाफ एन आवर म्यूजिक सुनिए। आप अगर कोई मूवी देखना चाहते हो तो चलिए, अब तो आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो थोड़ी देर वो भी इंटरटेनमेंट करिए। आपको अगर किसी नियर एंड डियर से बात करने में मजा आता है तो आप उन्हीं से बात करिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर दूसरा बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे विषय वस्तु पर आप बात करना कम कर दीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का माइंडसेट अलग अलग होता है। हो सकता है कि उसका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हो, तो आपको भी उस पर कॉन्टेजियस डिजीज की तरह, संक्रामक रोग की तरह वो चीज़ आप में भी फैल जाए। तो उसे आपको ध्यान रखना है। अब रह गई बात जो आप मॉक टेस्ट देते हो। मॉक टेस्ट देना जारी रखिए आप, लेकिन ध्यान रखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड और कोचिंग संस्थान के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में बहुत कम समानता होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसमें 66% वो रास्ते को क्लोज करते हैं और 33% रूट को खोल देते हैं, ताकि कोई स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग द इंटेलेक्चुअल गेस ही कैन कम टू अ राइट कंक्लूजन, और एटलीस्ट ही कैन डू द इंटेलेक्चुअल गेस। थोड़ा सा इंटेलिजेंस के लिए, एप्टीट्यूड के लिए वो रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस क्या होता है कि हमारे जो कोचिंग संस्थान वाले जो अपना टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो जाहिर है कि वो प्रॉपर टीचर तो बनाते नहीं हैं, उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उनके जो अपने तथा कथित जो सो कॉल्ड R&D डिपार्टमेंट होता है वो उसको प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन या तो बहुत टफ दे देते हैं, बहुत इजी दे देते हैं, और दोनों ही अपने आप में खतरनाक सिचुएशन है। तो आप एक काम करिए, आप टेस्ट दीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। वैसे मैंने अपने संस्थान में इस बात की पूरी एहतियात बरती, कोशिश की। इस कोशिश में 100% सफलता तो मुझे भी नहीं मिली, लेकिन 70 to 80% सफलता इस बात में मिली कि एज फार एज पॉसिबल द क्वेश्चन शुड बी ऑन पार विद द यूपीएससी। मतलब जैसे बिल्ली के 3 रास्ते को आप बंद करिए, चौथे रास्ते को बंद मत करिए, नहीं तो बिल्ली फिर रिवोल्ट कर देगी। उसी तरह से अगर आप 4 के 4 चॉइसेस आपके पास हैं, तो ऐसा एक ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर की या तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, मतलब बीच में जानने और न जानने के बीच का जो एक स्पेस है, वहीं से इंटेलेक्चुअल गेस निकलता है, और यूपीएससी इस कला में माहिर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं भी आप अगर टेस्ट देते हैं तो कोशिश करिए कि आप जो क्वेश्चन है आप इसलिए टेस्ट दीजिए ताकि 2 आवर्स में आप कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। 2-3 चीज और भी ध्यान रखिए। जैसे आप अगर इंटेलेक्चुअल गेस करते हैं तो वहीं पर रीड करने की कोशिश करिए कि आप अगर कितना रिस्क लेते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो प्रायः आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, या कम रिस्क लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट होता है, या थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं तो क्वेश्चन करेक्ट होता है। तो ये सब अनुमान करने का टाइम यही है। हाँ, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब अगर टेस्ट देंगे, जो जरूर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हालत में रहेगा, लेकिन आप मार्क्स मत देखिए, मार्क्स से डिसोसिएट हो जाइए। आप सिर्फ अपना परफॉर्मेंस इस आधार पर देखिए कि आपने इतने आवर्स में कितना क्वेश्चन कर दिया है। एग्जाम हॉल में आपने मेंटल रेजिलियंस बनाकर रखा है या नहीं, आपका पेशेंस बना रहा है कि नहीं, एग्जाम हॉल में आपका बॉडी, आपका फिजिक, आपका मेंटल स्टेटस ये आपको साथ दिया है या नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। सिर्फ उसी के लिए आप टेस्ट दीजिए। इसके अलावा
एक दो मेरा और सजेशन होगा, एक नींद के साइकिल को ठीक करिए। नींद के साइकिल को ठीक करने का मतलब ये हुआ कि अधिकांश मैं स्टूडेंट्स में कल्चर देखता हूं कि पूरे होल नाइट वो जग कर पढ़ते हैं और डे टाइम में वो सोते हैं। अब अगर ऐसा अभी आप कर रहे होंगे तो उसको फौरन रोक दीजिए। 1 to 2 डेज लगेंगे। जैसे आपको अगर रात में जगने की और दिन में सोने की आदत है तो 2-3 दिन आपका नींद का साइकिल खराब होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको आदत लग जाएगी। अगर एक दिन आप नहीं सोएंगे डे टाइम में तो नाइट में ऑटोमेटिकली आपको फिर नींद का बोझिलपन आने लगेगा एंड आप सो जाओगे। तो उससे क्या होगा, दिन में आप सोना बंद कर दीजिए। या आप नाइट में एक खास टाइम पर सोते हैं, बहुत लेट नाइट सोते हैं और बदले में 2 आवर्स डे टाइम में सो के मेकअप करते हैं। तो वैसे तो पढ़ने के लिए वो रूटीन ठीक है कि दिन में चलो कम से कम इस समर टाइम में 1 आवर का ब्रेक मिल जाए या 1.5 आवर का ब्रेक मिल जाए, और अगर हमारा माइंड स्लीपिंग सिचुएशन में आ जाए तो उससे सेकेंड हाफ में हम ज़्यादा कारगर ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। ये प्रिपरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि यूपीएससी अगर एक सिटिंग का एग्जाम लेता रहता तब तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये दोनों सिटिंग और वो भी समर टाइम में जिसमें प्रॉपर हाइड्रेशन भी बॉडी को चाहिए। तो जब आप फर्स्ट पेपर का एग्जाम दे रहे होंगे तो सेकेंड पेपर के एग्जाम में जबकि आपको उसमें मेंटल अलर्टनेस की बहुत जरूरत होगी, उस समय उस स्लीपिंग टाइम में आपका दिमाग आप अनकंट्रोल होकर थोड़ा स्लीपिंग स्टेज में आ जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन पर जजमेंट लेने लगेंगे तो वहां पर आपका दिमाग प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इस स्थिति से बचने के लिए कि हम अपने पहले नींद के साइकिल को ठीक करके डे टाइम में अब आप धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बनाइए कि आप दिन में जग कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद बचता है एग्जाम हॉल का। तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। देखिए, अभी आपके मन में संकल्प विकल्प आएगा कि एग्जाम छोड़ देता हूं, अगली बार अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके दूंगा। तो पहले तो इस बात को आप ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल ऐसा महसूस हो कि व्यर्थ का हमारा 1 ईयर चला गया। अगर आपका मेंस का प्रिपरेशन कम से कम 70% हुआ पड़ा है तो प्रीलिम्स दीजिए। हाँ, अगर मेंस का बिल्कुल से प्रिपरेशन हुआ नहीं पड़ा है तो मैं तो खुद भी सजेस्ट नहीं करता हूं अपने स्टूडेंट्स को। तो कई बार मैं उनसे झगड़ पड़ता हूं कि नो यू कैन नॉट अपीयर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट एट लीस्ट यू हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ 70% ऑफ योर कोर्स, देन यू आर फ्री टू एंड यू कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 30% कोर्स आप कर लेंगे और रह गई 100% कोर्स करने के बाद, तो प्रीलिम से पहले 100% कोर्स कोई नहीं कर पाता। अंत में जो 3 मंथ्स के करीब बचते हैं या 2 मंथ्स सम डेज होते हैं, उसी में सभी लोग अपने एक प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपका कोर्स छूटा रहता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। वो टाइम अगर मान लीजिए 10% प्रिपरेशन बचा हुआ है या रिवीजन के लिए वो टाइम देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपने मेंस का प्रिपरेशन पहले कर लिया है तो आप प्रीलिम्स शौक से दीजिए और इस बात की चिंता मत करिए कि भाई हम अगली बार अगर इस बार ब्रेक करके देंगे तो अगली बार मैं प्रीलिम्स में ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा। आप ध्यान कर लीजिए कि लास्ट मंथ में अगले साल भी वही फीलिंग आएगी। तो अपने आप को परख ले कि जो आपके मन में ये इमेजिनेशन है कि हमको एग्जामिनेशन ब्रेक करने से ज़्यादा फायदा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह एक तरह का एस्केपिज्म है, एक फियर है एंड रियलिटी नहीं है। अगर हाँ, आपका परफॉर्मेंस वास्तव में इतना डाउन जा रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि हम प्रीलिम्स तक उस लेवल को नहीं पहुंच सकते, 50% क्वेश्चन के स्केल पर नहीं पहुंच सकते, देन यू आर फ्री टू ड्रॉप द एग्जामिनेशन। हम उसमें आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये फीलिंग 70% बच्चों के दिमाग में आएगा कि पेपर दूं या ना दूं, मैं क्वालिफाई करूंगा या ना करूंगा। और फर्स्ट टाइमर के दिमाग में तो बहुत ज़्यादा आएगा। कुछ समय के बाद तो आपको ऐसा लगेगा मुझे अब कुछ भी याद नहीं, वो भी स्टेज आएगा। उसके बाद कई बार मेटाबॉलिक ऐसे सिम्टम्स उभरने लगेंगे, कभी बड़ी तेज भूख लगी हुई है, कभी लगे नहीं अब मुझे भूख नहीं लगी हुई है। ये सब सिम्टम्स नेचुरल है, ह्यूमन है और सभी के साथ होता है। वो प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना चाहिए। अब इसके अलावा आपको एक चैलेंज आएगा एग्जाम हॉल में। जब एग्जाम हॉल में जब पेपर फर्स्ट इंस्टेंस जब आप पेपर देखोगे
तो उस पेपर में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि अरे ये तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो शुरू के जो कुछ मिनट्स होते हैं उसमें बहुत तेजी से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बहुत तेजी से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आत्मविश्वास सीधे तेजी से पारे की तरह गिरता है। लेकिन उस समय पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में उसी समय लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे इस बार तो मेरा पेपर गया, अब अगली बार मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, कोशिश करता हूं। लेकिन नहीं, ये पूरे एग्जाम हॉल में जो आपके हॉल में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो आप ही की गति में है, आपसे बेटर कंडीशन में नहीं है। पहले आप यह सोच लें। आप धैर्य के साथ देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको 22 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपकी पकड़ में लगेगा। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब थोड़ा सा रिस्क लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क लेके और भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी नंबर बढ़ेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि आप देखेंगे आपका 75-80 क्वेश्चन तक का परफॉर्मेंस हो गया। 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पहुंच से बाहर है, जहां आपको रिस्क लग रहा है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। अब यह भी आप तय कर लें टेस्ट सीरीज के दरमियान कि आप अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा गलतियां होती है, या कम रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा कम गलतियां होती है। तो आप यह देख लें कि आप टोटल 100 है तो 100 में अगर आपको 50% मार्क्स लाने हैं तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से तो फिर होगा नहीं, क्योंकि कुछ गलतियां तो निकल ही जाएगी। तो आपको उसको कम से कम 75, 80, 85 तक ले जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके। लेकिन कहाँ पर जाकर रिस्क घातक हो जाएगा वो भी ध्यान रखना है। फिर एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो चिंता मत करिए, ब्रेकअप नीचे गिरेगा, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम हॉल के दिन हिट से बचाव करिए, वो तो मैं अभी भी आप करिए। लू वगैरह टाइप की चीज़ों से बचाव करिए। सेंटर से ज़्यादा पैदल बहुत मार्च मत करिए। और पूरा आप कोशिश करिए कि आपके पास कुछ इस तरह के इनर जल हो, ग्लूकोज हो, इस तरह का जिसे आप हाइड्रेशन पीने के बाद कर सकते हैं, वो साथ में रखिए। पानी पीते रहिए। और जब फर्स्ट पेपर के बाद सेकेंड पेपर के बीच आप रहिए तो बिल्कुल से आप अगर इम्प्टी स्टोमक जाएंगे, खाली पेट जब आप रहेंगे तो उसमें भी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। आपको कुछ खाना है, लेकिन खाने में ध्यान रखना है क्या खाना है जो आपको कोई इरिटेशन उससे ना पैदा हो स्टोमक में। और साथ ही क्वांटिटी कम खाना है, ज़्यादा ड्रिंक्स करना है, और वो आपको हाइड्रेशन में काम आएगा। तो ये एग्जाम हॉल में ये मेंटेन करना है। और फर्स्ट पेपर का जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आप देखेंगे कि सेंटर पर अफरा तफरी मची हुई, सब एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए बेचैन है। मतलब एक पूछना चाहिए क्वेश्चन का, यार क्या हुआ। आप उससे बचिए, क्योंकि हो सकता है आपने सही क्वेश्चन किया हो लेकिन कोई बंदा आपसे डिस्कस करके आपके क्वेश्चन को गलत प्रमाणित कर दे, तो आपके कॉन्फिडेंस पर नाहक असर पड़ेगा। और बाद में पता चला क्वेश्चन भी आपका सही है, स्टैंड भी आपका सही है, लेकिन किसी के कह देने मात्र से आपका पूरा पेशेंस जवाब दे गया। तो आप बिल्कुल, अगर आपका कोई फ्रेंड भी उस सेंटर पर हो तो आप उनको हाथ जोड़कर मना कर दीजिए कि देखिए ऐसा है, ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं दोनों पेपर होने से पहले फर्स्ट पेपर डिस्कस नहीं करता। बस कोई डिस्कशन नहीं, हमें सेकेंड पेपर में जाना है। अब वहाँ पर जाकर देखिए, जैसे सी सेट बहुतों के लिए मुश्किल बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को भी उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया है। और पिछले बार तो लगभग 32 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे, अगर ढंग से उससे भी बहुत सारे बच्चे कर ले। लेकिन देख लीजिए आप किस बैकग्राउंड से हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, आप मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है, तो जहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है वहीं से आप सॉल्व करना शुरू करिए। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा खासा एरिया है, बाद में ही सही। चलिए 32 नहीं, आप 24-25 को ही ट्राई करिए, लेकिन आप सारे सेगमेंट से कोशिश करिए। पहले वो सेगमेंट से कोशिश करिए जहां पर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेगमेंट में आपको ज़्यादा टाइम लगने लगे तो आप दूसरे सेगमेंट में स्विच ओवर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, और ये जजमेंट एग्जाम हॉल में आपको स्वयं लेना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं बच्चों को प्राय मना करता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। लेकिन अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी के जो बचे हुए टाइम है, इसमें अंडर कॉन्फिडेंस की तुलना में आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए।
वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और एग्जाम हॉल में आप अगर जजमेंट लेने लगेंगे तो अंडर कॉन्फिडेंस आपके इंटेलेक्चुअल गेस को खराब कर सकता है। जैसे फर्स्ट दृष्टया आपको आता है, आपने सी चुन लिया, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो तुरंत आपका चॉइस बदल जाएगा और आप घबरा जाएंगे, अरे मैंने तो गलत चॉइस ले लिया। नो, आप अभी फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए। वो आपके लिए ज़्यादा एग्जाम देना है तो आपके लिए वो ज़्यादा फुलफिलिंग है। और देखिए, यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, इसमें इतना तो सैक्रिफाइस खोजता है। और आपने, है ना, जिस दिन यूपीएससी के साथ या स्टेट सर्विसेज के साथ अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जोड़ा, क्योंकि बाकी आप चाहे आईआईटी दे, कोई भी एग्जाम दे, उसमें आपको क्या मिलता है, या आईएमए का एग्जामिनेशन दे, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी एलिट कॉलेज में दाखिला मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर कोर्स होता है, फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बचा रहता है। यहाँ पर बस एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज और सीधा आपको जॉब मिलता है। तो दोनों की प्रकृति में अंतर है, दोनों के स्वरूप में अंतर है। तो जो हमारे लाइफ में इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रही हो, वो अगर कुछ हमसे सेक्रीफाइस करने की उम्मीद कर रहा है तो हम उसके लिए तैयार रहें। अंत में मेरी तरफ से आप लोगों की शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने कही है आपको, यू पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड नॉट सिंपली अंडरस्टैंड दिस बट ऑल्सो अप्लाई दिस। क्योंकि मैं एक लंबी एक्सपीरियंस के बाद, एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव come across nearly thousands and thousands students who have qualified the examination. So you have to follow it. Thank you very much. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।